चलो यहीं पे आ रहा है, पता नहीं वो बनी भी है। चलो दोबारा बना लेते हैं। ये कौन सी आ रही है, लेवल। चलो हम यहाँ से बनाते हैं क्रिएट जॉब। ठीक है, जॉब का नाम ऑटोमेटेड। फाइल को सिलेक्ट करना है, 12 चैप्टर 2 कैट सिलेक्ट टाइप इमेज आई एम रोल। ठीक है, कंप्लीट, ये उसको ओवरराइट कर देगा, ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइप इमेज, सेगमेंटेशन, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, आप चाहें तो मैकेनिकल ट्रूक जो कि पूरी दुनिया से लोग काम कर सकते हैं, वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी प्राइवेट टीम से काम करवाना चाह रहे हैं, तो हमने प्राइवेट टीम, और यहाँ पे मैंने पहले ही एक टीम बनाई हुई है जिसका नाम मैंने माय ऑसम टीम प्राइवेट टीम जो भी रखा हुआ है। आप टास्क वगैरह टाइम वगैरह डिफाइन करना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी जा रहा है उसको जाने देते हैं। अच्छा, ये लेबल देख रहे हैं आप, इनेबल ऑटोमेटेड डेटा लेबलिंग। तो वहाँ पे हमें वो बता रहा था ना कि जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो बाकी की जितनी इमेजेस हैं वो खुद ब खुद, आप क्योंकि बार बार सेगमेंटेशन करते हैं उससे ट्रेन हो जाता है, तो रिमेनिंग जो इमेजेस होती हैं उनको खुद मशीन लर्निंग से एक मॉडल ट्रेन होता है और उससे वो उनको लेबल भी कर देता है। याद है ये चीज़, लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो अभी खैर हम इस पर नहीं कर रहे, लेकिन इसकी फिर प्राइसिंग कॉस्ट है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, प्राइवेट टीम हमने सेलेक्ट कर ली। सबका आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने प्राइवेट टीम सेलेक्ट की है और यहाँ से हम देखते हैं, प्राइवेट टीम सेलेक्ट करना है, ऑसम टीम। उसके बाद ये ऑटोमेटेड लैबलिंग वाली हमने चीज़ पढ़ी हुई है, मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन हो जाता है सुपरवाइज लर्निंग से और वो आपको सेगमेंट करके दे देता है। और अगर आप उसके ऑटोमेटिक्स यानी उसके बारे में और पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि पेड सर्विस है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो हम खैर पेड वाले से जितना बच सकते हैं बचें फिल वक्त। ठीक है, और जब क्लाइंट का काम होगा तो फिर जितनी आसान हमारे लिए काम होगा वो चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये सेगमेंटेशन लैबलिंग टास्क, ये हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी तो चेक करते हैं। या ये स्क्रीन आके चली गई हमारे पास, अभी आई तो नहीं है? नहीं, ठीक है, ये आ गई, बॉटम पे दी हुई है। अच्छा, अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को टास्क बता सकते हैं कि भाई करना क्या है। हमने कहा है सेलेक्ट, सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ से आप कितने लेबल दे सकते हैं, तो आप यहाँ से लेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो वो लेबल के नाम वगैरह यहाँ से खुद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 लेबल आप लोग डिफाइन कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ से लेवल 1 2 3 जो ऐड करना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। हम किताब से देख लेते हैं इन्होंने ऐड किया या नहीं किया। तो यहाँ पे इन्होंने एक लेवल क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। हमने कहा 10 तक लेवल हो सकते हैं और यहाँ पे, अच्छा ये लेवल का नाम ही है डायरेक्ट। अच्छा, हमने यहाँ कह दिया कैट। दूसरा वाला लेवल हम हटा देते हैं, इससे डॉग वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कैट का लेवल ऐड हो चुका है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कुछ आप लिखना चाह रहे हैं तो कि भाई ये गुड एग्जाम्पल है, और अगर आप यानी इस तरह का काम करते हैं तो वो काम गलत हुआ है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज़ या इसमें कोई मसला है? ठीक है, अच्छा बार बार क्वेश्चन पूछने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मुझे पता हो कि हम लोग कनेक्टेड हैं या नहीं।
अच्छा, यहाँ तक ये टास्क हो गई, ये चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली। बाकी चीज़ें एडिशनल हैं, आप उन्हें परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है। मैं ये फालतू एप्लीकेशन बंद करूँगा जितनी भी चल रही हैं, ताकि थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। क्रिएट जॉब कर देते हैं। अच्छा, कोई भी अगर आपने पैरामीटर छोड़ दिया है गलती से, तो ये आपको आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। सर ये आवाज दरमियान में कट रही है। अच्छा, आवाज़ बीच में स्ट्रक, मैं शायद कुछ बोल नहीं रहा था। तो हमने जस्ट अब क्रिएट पे ही क्लिक किया है, ठीक है। वैलिडेशन, फिर दोबारा क्यों मसला हुआ भाई? सबसे ऊपर जो लेबलिंग जॉब है वो यूनिक नहीं है जो आपने नाम रखा है। कौन सा वाला जॉब का नाम? 400 वैलिडेशन लेबलिंग जॉब नेम मस्ट बी यूनिक, ओके। तो लेबलिंग जॉब हमने कहाँ रखा है? यहाँ पे आ रहा है ना। अब ये क्रिएट तो नहीं हुआ ना, इसको मैं कोई जल्दी से करता हूँ। यहाँ से हम गए, क्रिएट किया, लेबलिंग जॉब का नाम हम रख दिया केट लेबलिंग चैप्टर 2, ठीक है। इसका नाम आपने रख दिया सेज मेकर, ठीक है। 1 2 यकीनन यूनिक होना चाहिए। यहाँ से हम गए 12 कैट, और यहाँ से कैट के फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप सिलेक्ट करनी है, आई एम रोल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसको कंप्लीट पे क्लिक करना है। यार ये लास्ट टाइम ही मसला हो रहा था, क्यों हो रहा है ये? हम एक काम करते हैं, वहाँ पे एडिशनल जो चीज़ें बनी हैं इनको रिमूव करते हैं पहले। ठीक है, बैक। इसके अलावा इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये फोल्डर बना है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब तो कुछ नहीं बचा ना? ठीक है, कैट में भी ख़त्म हो गया, कैट से बाहर भी। उसके बाद सेज मेकर, कुछ भी यूनिक नाम हमने रख दिया, कोई नंबर डाल दिया ताकि यूनिक हो। ऑटोमेटेड है, कैट, ठीक है। इसकी टाइप आई एम रोल, फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया है, कंप्लीट।
ठीक है, ग्रीन हो गया, ओके परफेक्ट। टाइप सेलेक्ट किए, टास्क की टाइप हो गई, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने चीजें बता दी, मैं सिर्फ एबीसी लिख रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं लिख रहे। यहाँ पे आपने प्राइवेट टीम जो बनाई हुई है उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और इसका आपने कैट का लेबल डिफाइन कर दिया है, क्रिएट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, यही है SageMaker 12 इन प्रोसेस। यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये इन प्रोसेस है, अभी जैसे ही स्टेटस इसका देखते हैं एक्टिव आता है, क्या आता है। ये आपके पास, यानी आपके पास क्या नाम है, जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी डिटेल वगैरह भी आ रही होगी, कौन इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, डेटा लेबलिंग के लिए ये डेटा सेट है, आपको विजुअलाइज भी करवा रहा है। उसके बाद प्राइवेट टीम जो है उससे आप काम करवा रहे हैं, आपके पास राइट्स क्या हैं। आउटपुट डेटा जो है इस लोकेशन पे आपकी जो नई इमेजेस बनेगी यहाँ पे सेव करेगा। इनपुट डेटा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसी तरह और क्या है, टीम का आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से आप देखें व्यू लेबलिंग टूल, यानी वो टूल जो आपको मिलेगा, जो भी मेरी को टीम है इसके ऊपर काम कर रही होगी उसके पास ये सारी चीजें आ रही होंगी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। ठीक है, गुड बैड, उसके पास यहाँ पे पिक्चर आ रही होगी, और इंस्ट्रक्शन के बाद और क्या है भाई, ये आ गई तस्वीर, उसको जूम कर सकता है एंड फर्दर यार है लौट के, तो यहाँ से उसको पॉलीगॉन से वो सिलेक्ट करते हुए लोडिंग में टाइम ले रहा है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो उसको क्या करना है, ये पॉलीगॉन टूल लेना है, पूरी इमेज को सिलेक्ट करना है, कैट के लेवल ना, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस उसका चलता रहेगा। ये देखें आ रहा है पॉलीगॉन, ये इस तरह पॉलीगॉन आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, फोटोशॉप वाले आप लोग जो हैं, अब आपको पता है मैं लैपटॉप का कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको सिलेक्शन कितनी ख़राब आनी है इसका अंदाज़ा आपको होगा। ठीक है, सिलेक्शन हो गई, आपने कहा ये कैट है, एंड फाइनली आपने इसको सबमिट कर देना है। सर ठीक है, तो इस तरह जितनी भी इमेजेस, जी सर अगर हम ऑनलाइन कोई लेबलिंग टास्क लेते हैं तो हम भी यही सारा काम करेंगे सर इस तरह? हाँ, अभी हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो ये इस तरह होगी, आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हैं तो आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे बॉक्स बना के, और इसी तरह आप काम कर रहे हैं इमेज क्लासिफिकेशन, तो पूरी पिक्चर देख के आप खुद बता दो इसमें है क्या। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ टास्क होंगी, उन्हें आप करेंगे। तो मैंने सबमिट किया। क्लाइंट जी हमें बताएगा ना सर इस तरह के ये काम करने हैं आपने? बिल्कुल, यहाँ लिखे होंगे ना इंस्ट्रक्शन कि ये गुड एग्जाम्पल है, इस तरह की पिक्चर होना चाहिए, ये बैड एग्जाम्पल। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ठीक भी अगर सिलेक्ट करनी तो इस तरह करके आप कुछ एग्जाम्पल्स बना के दें। ठीक है, अभी सबमिट हो ठीक है तो सर। सही है, नहीं हो रहा तो ठीक है। ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप कोई टास्क कर लेना तो भाई टास्क को क्या करते हैं, पैसे क्योंकि आपके लगेंगे तो स्टॉप लाजमी करते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ सिंपल ये हुआ कि हमने स्टूडियो सेज मेकर स्टूडियो पे जाके एक नोटबुक बनाई थी, उसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो वो नोटबुक ने जो भी 250 आवर्स थे, 250 आवर्स, वो उसने कंज्यूम कर लिए। ठीक है, तो बड़े एहतियात से कि जब भी आपको इंस्टेंस चलाएं उसको प्रॉपर बंद करें उसके कर्नल को, उसके बाद आप यानी स्टूडियो वगैरह को बंद करें, वरना चार्ज आपके ऊपर होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टास्क वगैरह आ रही है, इसी तरह वो सबमिट अगर होती तो उसका डेटा भी यहाँ पे आपको दिखा रहा होता, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं की, डायरेक्टली बंद कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है,
अच्छा, अब ये टास्क हो गई, मैंने इसको स्टॉप भी कर दिया, स्टॉपिंग अभी स्टॉप कर रहा है प्रोसेस वगैरह। और जब आप S3 के बकेट वगैरह से डेटा डिलीट वगैरह भी कर दें ताकि कोई चांसेस ही ना हो ना पैसे कटने के, तो जो सर्विस इस्तेमाल करें उसको प्रॉपर आप वॉच करें। हमारे पास एक इनकी सर्विस है वॉच में, क्या नाम है, क्लाउड वॉच के नाम से, क्लाउड वॉच, ठीक है। तो क्लाउड वॉच के ऊपर जो भी आपके लॉग्स बैकएंड पे चल रहे होते हैं ना, वो टाइम वगैरह वो सब दिखा रहा होता है। तो क्लाउड वॉच से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सी सर्विस नहीं चल रही, ठीक सर है। एक वो दफा भी क्लाउड इनिशियली वॉच फ्री है। शो करवा दें। आई थिंक क्लाउड वॉच ही खुला हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो ऑल मैट्रिक्स वगैरह डिटेल वगैरह आपके पास आ रही होगी। अभी देखना आपने लेबलिंग जॉब के ऊपर 16 लेबलिंग जॉब्स हैं, ये आपके पास हैं, कब कब कौन सी चली है, सही है। तो ये आराम से आप बैठ के एक्सप्लोर करेंगे, यूट्यूब से अच्छी तरह देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जब टास्क हमारे पास हो गई, अब आगे हम चलते हैं। अब हमें काम करना है टैक्स के ऊपर। ये टीम वगैरह इनवाइट वगैरह हमें जानते हैं कि किस तरह टीम को इनवाइट करते हैं। उनके पास ईमेल आएगी, उसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जब लेबल हो जाएंगी तो इमेजेस इस तरह हो जाएंगी। लेबल करने के बाद सबसे आपकी नोटेशन हो गई, और ये आपकी जैसन ऑगमेंटेड मिनीफेस्ट फाइल होगी जो कि यहाँ पे पड़ी होगी। आउटपुट के अंदर ये जो आपकी आउटपुट मिनीफेस्ट है ना, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल है। उसको अगर आप ओपन करके देखें तो उसमें डिटेल मौजूद है कि तस्वीर, पहली तस्वीर, इसका रेफरेंस इस जॉब पे किया है, ठीक है। फिर S3 आपकी जो पिक्चर है उसकी एनोटेशन आपने जो करी हुई है, ठीक है। और पूरी पूरी इसका लेवल वगैरह क्या है। तो ओवरऑल ये चैप्टर 5 के अंदर जाके हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन हुई हुई है, ह्यूमन एनोटेशन, यस इंसान ने ही इसको एनोटेट किया है, कब किया है, डेट आ रही है, ठीक है। जॉब वगैरह ऑल पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाती है। चैप्टर 5 हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि इस फाइल में, मैनिफेस्ट फाइल में क्या होता है और उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर क्या है, बिल्ट इन कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड इन अमेजोन सेजमेकर। तो पहले से बने हुए एल्गोरिथम है, आप उनके ऊपर ये इमेज सेगमेंटेशन, इस तरह के टास्क वगैरह जो हैं बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इमेज पे हमने काम कर लिया, व्हाट अबाउट टैक्स लेबलिंग, टैक्स की लेबलिंग कैसे होती है। तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे उस एप्लीकेशन का जो नाम है ना, वो क्या करती है, एंटाइटी रिकग्नाइज करेगी। एंटाइटी क्या होती है, लाइक AWS, EC2। तो ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज किसकी, अमेजोन की। आप एंटाइटी सिलेक्ट करोगे कि ये जो लेबल या सर्विस है ये अमेजोन की सर्विस है, ठीक है, सिंगल लेबल। उसके बाद फिर फर्दर भी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि EC2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, S3 का मतलब क्या होता है। तो हम एंटाइटी रिकग्निशन के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास कुछ टैग्स हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे आए, नरेशन, यानी एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है NER, नरेशन के नाम से शॉर्ट में। पहली फाइल है, इस पहली फाइल में कुछ टैक्स लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ जगह जैसे लिखा है, तो ये भी अमेजोन की सर्विस है। EC2 ये भी अमेजोन की सर्विस है। तो इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिलेक्ट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन टैक्स से पढ़ के ये आइडेंटिफाई कर सके कि EC2 की सर्विस कौन सी और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करते हैं। इसमें भी टर्मिनल जो है ना बाहर से ही चलेगा, फोल्डर के बाहर से। क्या करना है हमें, सबसे पहली टास्क, हमने जो एक फोल्डर बनाया हुआ है बुक 12 के नाम से, उसमें चैप्टर 2 के अंदर नरेटर का फोल्डर बनाना है और जितनी भी चीज़ें हैं कॉपी करनी, ठीक है। तो अभी जो मैंने लास्ट कमांड यहाँ पे चलाई थी, याली चलाई थी, हमने जो कॉपी किया था, किसको कॉपी किया था, कैट के फोल्डर से। अब कौन से फोल्डर से करना है, NER, नरेशन वाले से। सबको, ठीक है, नरेशन सबको दिख रहा है ना। फॉन्ट बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है ना दोस्तों। सर ये आप जो कमांड लिख रहे हैं बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर अगर कर। एक मिनट, ये जूम भी मुझसे नहीं हो रहा ना। ये सर थोड़ा सा ये पहले टास्क चल जाए, मैं इसको फिर जूम कर लेता हूँ, ठीक है। NER,
तो हमने क्या किया है, AWS S3 कॉपी की कमांड, रिकर्सिव का फ्लैग, NER से आप डेटा उठाओ, ये आपकी सोर्स है। S3 के बकेट में जाके बुक 12 चैप्टर 2 और नरेटर का फोल्डर बना के वहां पे अपलोड कर दो। ठीक है, अब बेहतर शायद दिख रहा हो। तो हमने ये कमांड चलाई, क्लियर। AWS S3 कॉपी रिकर्सिव नरेटर का फोल्डर, ये आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है जहाँ से कमांड चल रही है। S3 के बकेट में जाओ, ये आपकी लोकेशन है, वहाँ पे जाके आप रिकर्सिवली जो भी डेटा इसमें मौजूद है नरेटर में वो कॉपी कर दो। तो चारों की चारों फाइल इसने S3 के बकेट में सेव कर दी होगी यकीनन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं S3 के बकेट के अंदर, चैप्टर 2 के बकेट्स में। बाहर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, चैप्टर 2। तो यहाँ पे देखिए नरेटर के नाम से रिफ्रेश, फोल्डर बनना चाहिए नरेटर के नाम से, बन गया, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो नरेटर के नाम से एक फोल्डर बन गया है। और उसके बाद अब तो काम बहुत ही आसान है ना। अब इसके लिए भी एक जॉब बनानी है, वहां पे जो आपकी एप्लीकेशन की टाइप होगी आई एम रोल, सेम वही चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद टाइप होगी टैक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन जो सिलेक्ट होगी, नेम एंटिटी रिकग्निशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो वही काम है। अब हम आते हैं इसमें, फिर वही मैनिफेस्ट वगैरह की फाइल होगी, ऑगमेंटेड मैनिफेस्ट होगी। तो किस तरह बनाएंगे इसकी टास्क, क्रिएट टास्क, जॉब बना रहे हैं। जॉब का नाम हमने लिखा NER। ठीक है, चैप्टर 2 सेज मेकर। ठीक है, टास्क 2, मैं कुछ भी नाम रख दूं, यूनिक होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये फोल्डर, ये टास्क का जॉब का नाम रख रहे हैं, ऑटोमेटिक होगा। यहाँ से आपने S3 का बकेट सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपकी नरेटर पड़ी हुई है। उसके बाद डेटा टाइप कौन सी सिलेक्ट होगी दोस्तों, जी आप लोग बताएं, ताकि अब एक्सपर्ट हो चुके, टैक्स टेक्स्ट। होगी। ठीक है, और अब क्या करूं, आई एम रोल से क्या सिलेक्ट करें। सर कोई भी कोई भी सिलेक्ट एक कर ले, पहले सिलेक्ट कर पहले सकते वाले हैं। कोई उठा भी, लें। चलें पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, कंप्लीट टास्क, ग्रीन हो जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रीन हो गया, वो फाइल आपको पता है इस फाइल में क्या होता है, मैनिफेस्ट की जो फाइल होती है। टाइप क्या हमारी, टैक्स। और यहाँ पे इसने कहा टैक्स के अंदर क्या करना है, सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन करना है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, और या फिर हमारे पास लास्ट वाला क्या है, नेम एंटाइटी रिकग्निशन। तो हम जो भी एप्लीकेशन पे काम करने वाले हैं उसका नाम क्या है, नेम एंटाइटी रिकग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप मुख्तलिफ टास्क वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। सर सर ये जी, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या होता है? बस ये जो भी नेम को, किसी भी नाम को रिकग्नाइज करना कि भाई ये सर्विस इसकी है या नहीं। ठीक है, लाइक अच्छा टीचर का सर। नाम कहीं आ जाए, स्टूडेंट का नाम आ जाए, कोई भी नेम आ रहा है स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का, उसे रिकग्नाइज करना कि ये किसी का नाउन है या नेम है। तो हमने यहाँ पे लेबल दे दिया कि भाई AW Amazon। ठीक है, वेब सर्विस। ठीक है, शॉर्ट 3 जो भी लिखा हुआ है, और इसको मैं अगर डायरेक्टली, अच्छा मैं पहले देख लेता हूँ कि इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने AWS सर्विस लिखा हुआ है, या आगे कहीं इसका आया होगा सिलेक्शन के अंदर AWS सर्विस, 2 दफ़ा AWS सर्विस, AWS सर्विस है, और उसके बाद AWS सर्विस ही है। चलिए सिलेक्ट करते हैं भाई, AWS सर्विस शॉर्ट कर दिया, Amazon सर्विस मैंने कर दिया। यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, और उसके मुख्तलिफ लेवल्स वगैरह डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करते जाएं, और उसके बाद
select Amazon. सही है। और लेवल कुछ का इन्होंने किया है? जी सॉरी, लेवल का सर नाम अमेज़न लिख दिया, जॉन एंड। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बाद में भी एडिड हो सकते हैं, जब आपके पास एक चीज़ आ गई तो आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह 30 ये कह रहा है कि आप अप टू लेवल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपल एक ही दिया है, क्रिएट कर देते हैं। ऑसम टीम को हम दे देते हैं भाई ये काम। ठीक है, क्रिएट। ये देखें, इन प्रोसेस। अच्छा, अभी वो इन प्रोसेस है, इसका स्टेटस हम देख लेते हैं। मुख्तलिफ टेक्स्ट फाइल में क्या चीज़ें मौजूद हैं वो दिखा भी रहा, उसके लेबल भी, सोर्स भी बता रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये टूल आपके पास जो आएगा, पहले हम यहाँ किताब में देख लेते हैं। इस तरह का टूल आएगा, आप एक एक सर्विस को सिलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और उसका नाम आप बता रही हैं अमेजोन सर्विस है, AWS सी सर्विस, जो भी ये लिखे हुए हैं। तो इस तरह करके मुख्तलिफ इन्होंने सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये आपकी ऑगमेंटेड फाइल होगी, मैनिफेस्ट फाइल होगी, जिसमें डिटेल वगैरह होगी, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ से हम आते हैं, इस टूल को चेक करते हैं ऐसा ही है या नहीं। ये टूल किसके पास शो होगा दोस्तों? जी, कोई बताना चाहेगा ये सर टूल किसके आपकी पास शो टीम, होगा? आपके पास भी और टीम के पास भी। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम के पास जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जाहिर बात है उसके पास सारे राइट्स होंगे, और बाकी जो इंडिविजुअल हमारे टीम मेंबर्स हैं उन सबके पास भी इसके एक्सेस मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसको हम सबमिट करना चाह रहे हैं, रिफ्रेश। स्टेटस इसका देखें ना, इन प्रोसेस अभी तक, देखें। अच्छा, यही टैक्स है भाई, मैं ये बोल रहा हूँ नज़र क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, AWS आपने कहा कि भाई सर्विस का नाम है, ठीक है। तो इस तरह करते हुए मुख्तलिफ सर्विसेज आपको बनानी है, इंटाइटी नहीं है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और जो भी आपको बताने बताते हैं, ओके। तो ये आपके पास इन प्रोसेस है, आप इस टास्क को भी क्या करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो दो जॉब बनाई है, दोनों जॉब को आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अच्छा, मैं अभी बिलिंग पे जाके देखूं क्या इन्होंने बिलिंग पे कुछ बढ़ाया है या नहीं। वैसे तो कुछ भी कॉस्ट नहीं आई होगी, सर इसमें तो हमने कुछ टेस्ट की। सेंड भी नहीं आया। क्या वो जीरो कॉस्ट कर दी?
लोड नहीं हुआ होगा भाई, इतने अच्छे तो नहीं है। सर आपकी तरफ से पेमेंट हो गई? पेमेंट हो भी गई? कब हुई? चलो हो गई होगी, क्रेडिट कार्ड चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा यानी काम हो गया हमारे पास। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है प्री प्रोसेसिंग। अब ये प्री प्रोसेसिंग वाला जो काम है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर थोड़ी ना ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी। तो मैं, क्योंकि मैंने कोड चलाया हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको अवॉइड करें दोबारा एग्जीक्यूट होने से। उसके जो रिजल्ट हैं सेम रिजल्ट यही आएंगे, और जो एरर आ रहा था वो एरर मैं आपको बता दूंगा कि उसका एरर आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो मैंने गिट के ऊपर वैसे ही इसको पुश कर दिया यकीनन। हम पहले चेक कर लेते हैं क्या मैंने ये काम गिट पे पुश किया हुआ है। चैप्टर 2, ये लास्ट मंथ का ही रहा है, तो मैं पहले इसको गिट के ऊपर पुश कर दूं। सेज मेकर, गेट स्टेटस। ठीक है, सारा ऐड मैंने किया हुआ था, पुश नहीं किया हुआ था जस्ट। तो गेट commit -m। टोकनाइजेशन मुझे करना पड़ेगी, खैर दूसरा टोकन बनाना पड़ेगा, करता हूँ मैं इस पे काम। चलें खैर। अच्छा, अब देखिए हम क्या करने चाह रहे हैं। हम एक लेबलिंग की जॉब है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। लेबलिंग डेटा सैंपल इन ओनली द फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद हमें प्री प्रोसेसिंग करना पड़ती है। और प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, उसमें चंद चीज़ें हम कवर करते हैं, लाइक नल वैल्यू को रिमूव करते हैं, हम डेटा को इस काबिल बनाते हैं जो मॉडल उसको एक्सेप्ट करता है, उसमें फिर फीचर इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक है, वन हॉट इन कोड या मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, उनसे हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपको पता है इमेज पे प्रोसेसिंग कैसे होती है, टैक्स पे कैसे होती है, टोकनाइजेशन करना, एम्बेडिंग करना, ये सारा जो प्रोसेस क्या है, प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करना पड़ती हैं, देन आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपकी लोकल मशीन है, उसकी रैम और उसकी हार्ड ड्राइव यानी उसकी फिजिकल कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास अमेज़न की कुछ सर्विसेज हैं जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे प्रोवाइड करती है। इंस्टेंस आपने पढ़े ना लास्ट टाइम, ML3 T3 था, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज था, एक्स एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह करके ना कुछ थे हमारे पास इंस्टेंस, और उनकी बैकएंड पे कॉन्फ़िगरेशन है कि वो इतने क्लस्टर पे चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे, वो 3-4 चीज़ें हैं क्या। ठीक है, अमेज़न मैप रिड्यूस एक एप्लीकेशन है, इसी तरह कुछ और हमारे पास सर्विसेज हैं, एक एक करके हम देखते हैं। अच्छा जी, तो हमें ये पता है भाई, हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को इस काबिल बनाते हैं जो मशीन एक्सेप्ट करे, उसके बाद हम उसको नॉर्मलाइज वगैरह करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। आपकी फीचर यानी वन हॉट इन कोड जैसे बताया, बैगिंग ऑफ वर्ड हमने बताया, एम्बेडिंग वर्ड हमने देखा था, तो वो हमारे पास तरीके हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं टैक्स के ऊपर एनएलपी एप्लीकेशन के अंदर। और इसी तरह दूसरी अगर कोई एप्लीकेशन या प्रॉब्लम होती तो हम उसके मुताबिक अपने डेटा को चेंज करते हैं। अच्छा, अब ये अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, अमेज़न की सेज मेकर प्रोसेसिंग की हमारे पास कुछ टूल हैं, तो इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। वो टूल कौन कौन से हैं, देखिए हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि सेज मेकर एसडीके, ठीक है, वो क्या करता है कि आप बूटो 3 के जरिए सारी कॉन्फ़िगरेशन अपनी लोकल जुपिटर नोटबुक या किसके ऊपर लिखते हैं, दूसरी हमारे पास जुपिटर नोटबुक हम कहाँ चला सकते हैं, एक तो लोकल इंस्टेंस चला सकते हैं और दूसरा जुपिटर नोटबुक हम कहाँ चला सकते हैं, क्लाउड पे क्लाउड पे चला लैब। सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लाउड के ऊपर भी हमारे पास एक तो सेज मेकर के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, नोटबुक का अपना इंस्टेंस है, तो यहाँ से जो भी आपके नोटबुक के इंस्टेंस है देख लिया करें, तो उसको फिर बंद कर दिया करना, उसका कर्नल चल रहा होगा ना। तो यहाँ पे अभी देखें कोई भी नहीं चल रहा, तो मैं लास्ट टाइम जो था वो नोटबुक का इंस्टेंस चल रहा था, उसकी वजह से पैसा डिटेक्ट होते रहे। दूसरा अमेजोन सेजमेकर स्टूडियो पे जाके भी हम चला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ऊपर जाके हम इंस्टेंस नोटबुक का चला सकते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहा था कि भाई हम तो सिंपल एसडीके के ऊपर कोड लिखें बूटो 3 पे, वो बैकएंड पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें, रैम, हार्ड डिस्क भी खड़ी कर दे, आपकी जो पैकेजेस हैं उसमें इंस्टॉल भी कर लें, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग की जो टास्क है वहाँ पे जाके वो कोड भी चला दें, एंड फाइनली मॉडल ट्रेन हो या लैबलिंग हो, जो भी काम हो उसको आप S3 के बकेट में सेव करवा दें। अब ये इतना लंबा तरीन काम है, ठीक है। टास्क समझ आ गई कि अब हम कोड के जरिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी यानी प्री प्रोसेसिंग की टास्क और उसके बाद मॉडल को ट्रेन वगैरह करके उसका जो भी डेटा सेट है प्रिडिक्टेड हो या फीचर निकालने वाला काम हो, हम एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके सेव करवा दें S3 के बकेट में। क्लियर है ये टास्क? जी दोस्तों, हम कनेक्टेड है ना? आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया, नो सर, कनेक्टेड है सर। तो इतनी खामोशी, अल्लाह खैर करे। सर अच्छा इंटरनेट इश्यूज बहुत आ रहे हैं हमें, आपके नहीं हमारी हो साइड से। सकता है, अच्छा मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है मेरी साइड से भी आ रहे हो, तो वो कभी ऐसा लगे कि हमारा ही इंटरनेट ख़राब है, तो चलिए ये आदत अच्छी है कि हम अपने आप को ही यानी ब्लेम कर रहे हैं। चलें जी, तो आगे मूव होते हैं। अब हमारे पास क्या है कि प्री प्रोसेसिंग हमें करनी है, और प्री प्रोसेसिंग जो हमें प्रोवाइड कर रहा है ना सेज मेकर प्रोसेसिंग, हमें बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें डॉकर कंटेनर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है, आपकी वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो डॉकर कंटेनर खुद ब खुद बंद हो जाता है, आप सिर्फ उसके पैसे पे करेंगे जितनी देर आपकी प्रोसेसिंग हुई है। ये हमने सबसे पहले क्लाउड का फ़ायदा पढ़ा था, ऐसा ही है ना? क्लाउड पे आने की बुनियादी वजह यही थी कि भाई जितनी प्रोसेसिंग होगी सो उसके पैसे चार्ज होंगे, और अगर प्रोसेसिंग नहीं होती तो एप्लीकेशन आपसे वो चार्ज नहीं करते, लैम्डा फंक्शन वगैरह। अच्छा, फिर आपने एक सर्विस देखी है अमेज़न क्लाउड वॉचमैन लॉ, ठीक है कि क्लाउड वॉच, तो क्लाउड वॉच अभी थोड़ी देर पहले ही हम देख चुके हैं क्लाउड वॉच का काम क्या है। तो इसको थोड़ा सा आप यानी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये लिंक मौजूद है, लाजमी इसके ऊपर थोड़ा सा आप पढ़ें। फिर उसके बाद क्या है, लेट्स सी हाउ वी कैन साइकिट लर्न। ओके, अब साइकिट लर्न हमने पढ़ी हुई है। साइकिट लर्न क्या है भाई, ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी से मैं आपका जो भी डेटा है उसको स्प्लिट कर सकता हूँ ट्रेनिंग, टेस्ट, वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। उनकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं, उनकी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन या उनके जो भी लॉग्स वगैरह हैं उनको सेव करवा सकता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे आपके जो डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इस तरह के जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम हैं वो बिल्ट इन इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, तो उनको भी आप इसी के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइकिट लर्न हमारे पास एक क्या पैकेज है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। आप जब जैसे ही बूटो 3 से कोड चलाते हैं तो एक कंटेनर रन होता है जो कि डॉकर का होता है, उसके ऊपर जाके वो कोड चलता है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना कंटेनर बनाएं, वो कंटेनर एग्जीक्यूट हो, उसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल हों, तो वो काम आप खुद भी कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अपनी यानी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है उसके मुताबिक क्या करेगा, ये एक कंटेनर उठा के चलाएगा और उसके अंदर चीज़ें इंस्टॉल करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, रेपोजिटरी का तो हमें पता है ना, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कॉन्डा एनवायरनमेंट आप इंस्टॉल आपने किया हुआ है, उसको एक्टिवेट करें और वहाँ पे जाके आप क्या करें, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखें चैप्टर 2 और यहाँ पे सिंपल प्रोसेसिंग मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम आ गए और जो भी मैंने पुराना टर्मिनल खोला हुआ है सब मैंने बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ से मैं चलाता हूँ टर्मिनल। कोड मैं पहले ही दिखा देता हूँ जो सक्सेसफुली मैं चला चुका हूँ, दोबारा नहीं चलाऊंगा। उसकी वजह कि आपकी कॉस्ट आएगी, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं कॉस्ट दोबारा से वही सेम रिजल्ट लेने के लिए लूँ। ठीक है, ये कोड आपका पूरा चला हुआ है, तो इसको थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं कि ये है क्या। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई बेहतर यही है कि गेट रेपो का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप कॉपी पेस्ट करें और उसको चलाएं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप किताब से कोई चीज़ कॉपी करते हैं, दैन पेस्ट करते हैं, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, स्पेसिस की प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे कि आप गेट रेपो से डायरेक्टली जाके डेटा चला सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, डायरेक्टली चला दिया, तो भाई डायरेक्ट तो चलाना ही नहीं था ना, क्या करना था। अभी तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करते तो क्या करना था जी, बताएं दोस्तों, एक्सपर्ट लोग हैं आप लोग, हम लोग कनेक्टेड है ना। यस सर, आवाज आ रही है। Yes, sir. Connected. तो हमें चीज पढ़ी थी कि हमें जो भी ये बेस एनवायरनमेंट है ना, हम अपना क्या बनाते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसको एक्टिवेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोंडा एक्टिवेट। ठीक है, और हमारे पास जो बना हुआ है कोंडा नाम से देखें, चलिए
Recording in progress. ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी जिम्मेदारी फिजिकल हार्डवेयर की इनकी खुद की होगी। अजहर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये जो अभी तक कोड हमने देखा है, इसमें हमने S3 की एक बकेट से डाटा को डाउनलोड किया है और दूसरी बकेट में अपलोड किया है, तो हम उसी पब्लिक वाली S3 से क्यों नहीं यूज कर लेते? देखें, पब्लिक वाली पे हमें राइट्स वो नहीं है ना, हमें भी आप कर भी सकते हैं, वहीं से आप डायरेक्टली पाथ दे देंगे भाई यहाँ से जाके उसको रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि पब्लिक पाथ है तो वहां जाके इस पाथ से यानी उसको रीड भी कर सकता था। तो ये तो आपको पूरा ये प्रोसेसिंग ये बताना चाह रहा है कि जब आप किसी सेंसिटिव किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो नॉर्मली आपकी मशीन में डेटा होता है, अपनी मशीन से डेटा उठा के वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ये डाउनलोड वाला पार्ट तो चलें एक इन्होंने आपको दे दिया कि आप ये डाउनलोड करके अपलोड करें, लेकिन नॉर्मली जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक यूबीएल का डेटा है, मैंने प्रोसेसिंग की कुछ डेटा निकाला, तो वो डायरेक्टली वो तो क्लाउड पे नहीं होगा ना, उसे अपलोड ही करना पड़ेगा। सही है, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये जस्ट स्टेप आपको बताना चाह रहा है, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली, क्योंकि आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि यार मुझे क्या ज़रूरत है मैं डाउनलोड करूं फिर अपलोड करूं, डायरेक्टली यूआरएल वहीं दे दूं वहीं प्रोसेसिंग को, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं साइकिट लर्न की मदद से। सबसे पहले हम कुछ फोल्डर बनाएंगे, एक इनपुट का होगा, एक ट्रेनिंग का होगा और एक टेस्ट का होगा, ठीक है। तो इनपुट के अंदर आपके जो भी ऑप्शनल एमएल प्रोसेसिंग इनपुट का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर सारी आपकी फीचर्स और लेबल जाएंगे। ट्रेनिंग का डेटा सेट होगा, उसमें भी क्या जाएंगे, फीचर्स और लेबल जाएंगे। टेस्टिंग का डेटा होगा, उसमें भी फीचर और लेबल जाएंगे ताकि आप टेस्टिंग कर सकें। ये वाला डेटा जो होगा फीचर एक्स और वाई, उससे ट्रेनिंग होगी, इससे सॉरी नीचे वाले से ट्रेनिंग होगी, ऊपर वाले से आपकी क्या होगा, इनपुट रियल डेटा। यहाँ पे ट्रेनिंग वाला डेटा आपका यानी फीचर बन के जब जाएंगे वो यहाँ पे होगा, और टेस्टिंग वाला डेटा यहाँ पे होगा। तो अनप्रोसेस डेटा जो है वो इनपुट के फोल्डर में पड़ा होगा, ऐसा ही। तो हमारे पास 3 डेटा सेट की टाइप बन जाएंगी। अच्छा, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई, पाइथन की एक फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर बैक जाऊँ, प्री प्रोसेसिंग कहाँ दिख रही है यहाँ पे फाइल, खैर मैंने ये वाली ले ली है। एसएम प्रोसेसिंग आपने किया। नहीं, इसमें मुझे प्री प्रोसेसिंग वाली जो फाइल है ना, वैसे मैंने यहाँ सेव की भी है। अच्छा, वहीं से आप उठा लें सेज मेकर की जो ऑफिशियल रेपो, क्योंकि मैंने साथ साथ यहीं पे सेव की हुई है। तो ये ऑफिशियल रेपो, दूसरी फाइल आप उसको अपडेट नहीं कर दिएगा, तो मैं सिर्फ एक फाइल उठा रहा हूँ यहाँ से जिसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई। अच्छा, कोड तो वैसे मुझे चलाना नहीं है क्योंकि मैं पहले ही चला चुका हूँ। सेज मेकर चैप्टर 2, ये पोजीशन का होना यहाँ ज़रूरी है, पेस्ट।
इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सेम यही फाइल है, ठीक है, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। अच्छा, तो हमने एक फाइल बनाई है प्री प्रोसेसिंग, और इसको हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट हम लिखेंगे जो कि वहाँ जाके अपलोड होगी, डेटा को अपलोड करेगी, फीचर एंटरिंग करेगी और आपके डेटा सेट को इन 3 लोकेशन के हिसाब से सेव करेगी, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आर्क पार्क्स लाइब्रेरी है, इसका काम क्या है ये देख लीजिएगा कि कमांड लाइन वगैरह से कमांड चला सकती है। इसी तरह आपके पास ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है, इससे हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो रेशो है ना वो भी बता सकते हैं। आर्क पास के नाम से जो ये लाइब्रेरी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप सिर्फ फोल्डर का नाम दें, उस फोल्डर के नाम के अंदर ये खुद ब खुद आपने बताना है कि भाई कितना % आपको तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो उसके हिसाब से स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 70-30। तो इस तरह आप उसको अपलोड वगैरह कर सकते हैं, डेटा को तोड़ सकते हैं, स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम आर्क लाइब्रेरी का? नो सर। जी दोस्तों, क्या करेगी, कोई बताएगा? सर 30% टेस्ट सेट्स रखेंगे और बाकी ट्रेनिंग सेट। डेटा को स्प्लिट कर देगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में से। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, तो यहाँ पे आपने सिंपल इंस्टेंस बनाया है, ठीक है, उसका एक फंक्शन है ऐड आर्ग्यूमेंट, आपने सिंगल यानी टैक्स पास किया है कि भाई इसका नाम ये होगा ट्रेनिंग एंड स्प्लिट के नाम से। फ्लोट आपकी डेटा टाइप रखनी है, डिफॉल्ट जो आपको तोड़ना है कितने % पे तोड़ना है, ठीक है, ये आपको रिटर्न करता है आर्क्स। अब आर्क्स के अंदर मुख्तलिफ डिटेल होगी तो उसको आप देख सकते हैं, वो डिटेल यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, स्प्लिट रेशो वगैरह, तो वो आपको डिटेल यहाँ पे दिखा भी रहा होगा, मैंने यहाँ चलाई होगी यकीनन, जुपिटर नोटबुक ये चल रही है। कहाँ चलाया था मैंने कंसोल? एनाकोंडा के उस पर चल रहा है ना ये, ठीक है, एनाकोंडा वाले पे चल रहा है। सवाल ये चल कहाँ रहा है, ये रहा। अच्छा, ये डेटा कहाँ पे होगा दोस्तों? VS कोड पे खोल लेते हैं इसको, ठीक है, विजुअलाइजेशन थोड़ी अच्छी आ जाती है। बाकी तो आप सब चैंपियन हैं। ठीक है, आर्क पास वाली हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल की है, ये साइकिट लर्न वगैरह प्री प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक एक कोड को हम देखते हैं जो ये हमें बता रहे हैं। कहाँ गई किताब, ये रही। अच्छा, अब यहाँ से काम स्टार्ट आपका होगा। आपने OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है पांडास को इंपोर्ट किया है, ठीक है, पाथ को ज्वाइन किया है, ये आपको पता है किस तरह करते हैं, उसका क्या काम होता है, पूरा एक पाथ बना देगा, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल से लेके आपकी इस फाइल तक। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइल को आपने रीड किया है, उसके बाद ड्रॉप डुप्लीकेट किए हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं आप, नहीं ड्रॉप NA किए हैं सबसे पहले, ठीक है, और फिजिकल डेटा को ही चेंज कर दिया, उसके बाद डुप्लीकेट को भी रिमूव कर दिया और फिजिकल डेटा को ही चेंज किया। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आप देखना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा आपके पास कितना है, तो आपने पहली क्लास 1 बताई जिसमें यस है, ठीक है, और उसके काउंट देख लिए रोज एंड कॉलम कितने हैं। इसी तरह 0 वाली जो नेगेटिव क्लास है उसको निकाला, उसको भी आपने देख लिया कि उसके काउंट कितने हैं, शेप देख ली। जब ये काम आपने देख लिया तो % आप निकाल सकते हैं। आपने नेगेटिव वर्सेस 1, तो उसकी क्या रेशो आ रही है,
परसेंटेज निकालें। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप यानी देख सकते हैं कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमारे पास ये सिंपल डेटा है भी या नहीं, लेबलिंग या इसको हम क्या करेंगे कि अनबैलेंस क्लास तो नहीं है, ठीक है। इम्बैलेंस क्लास अगर होगी तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे डेटा को हम देख रहे हैं नंबर्स की मदद से। हमारे पास एक कॉलम है पी डे जो कि हमें क्या बता रहा है कि टेलिंग अस हाउ लॉन्ग अगो अ कस्टमर हैज़ बीन कनेक्टेड, ठीक है। तो पी डे हमें बता रहा है कि कितने दिनों से हमारा ये कस्टमर कनेक्ट है। और अगर वहाँ पे 99 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 99 का क्या मतलब है कि वो कस्टमर हमारे साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो कुछ इन्होंने ये आपको बताया कि डेटा के अंदर हैं क्या चीज़ें। याला फार्मूला तो यार सबको आता है ना, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। np.pr क्या कर रही है, बताएगा कोई? सर जहाँ पे पी डेज 999 है वहाँ पे 1 प्लेस कर रहा है, एल्स 0। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कैटेगरीज का एक कॉलम है, उसके अंदर कैटेगरीज हैं, 3 टाइप की कैटेगरीज हैं कि ये स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ये वियर वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। जॉब के ऊपर आपने कहा स्टूडेंट, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड। अगर तीनों में से है तो आपका 1, यानी इसका मतलब है कि कोई उनका यानी स्टेटस है। अदर वो खाली है, इसके अलावा कुछ और होगा तो वो क्या होगा, 0। सही है ना, एक साथ मल्टीपल आपने लेवल कंडीशंस लगा दी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सर तो बेसिकली इन तीनों में से कोई एक होगा तो 1 डिस्प्ले है, और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो 0 है। ये जी बन रहा है बिल्कुल ऐसा इसका। ही है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आप करके देख लें, जुपिटर नोटबुक पे आप चलाएंगे। अच्छा, अब हम आ रहे हैं स्प्लिट करने वाले काम पे, ठीक है। किसको स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जो भी आपकी चलेगी। तो हम स्प्लिट करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा को और टेस्ट डेटा को विद द हेल्प ऑफ साइकिट-लेर्न। तो ये तो वही काम हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। तो साइकिट-लेर्न से या आर्क पार्स से भी आप उसको तोड़ सकते हैं फिजिकल डेटा को, ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन उसको मूव कर सकते हैं। और इसी तरह अब आपके पास जो डेटा सेट है उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं साइकिट-लेर्न से भी। तो कैसे कर रहे हैं, साइकिट-लेर्न के अंदर मॉडल सिलेक्शन और वहाँ पे ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट के नाम से क्लास है या ऑब्जेक्ट है या फंक्शन है, आपने इसको कॉल किया। ये आपको 4 चीज़ें रिटर्न करता है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, ठीक है, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। यानी पहले दोनों का एक्स दे रहा है और उसके बाद फिर दोनों का वाई दे रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, सही है। ड्रॉप डेटा फ्रेम यानी ड्रॉप कर दो अगर क्या है, क्या कह रहा है ये, df डॉट ड्रॉप, स्प्लिट करना है y एक्सिस 1। ओके, कॉलम को आपने ना डिलीट कर दिया पहले वाले x के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपने y दे दिया, इनपुट और आउटपुट में कर दिया ना। ये समझ आ रहा है, एक ही आपके पास फाइल थी डेटा फ्रेम, तो यहाँ पे आपने y निकाल लिया अलग और ऊपर वाले में से आपने y को रिमूव कर दिया। क्यों किया रिमूव? जी दोस्तों, इनपुट्स रिमूव के क्यों किया है? सर हाँ, इनपुट्स क्योंकि इनपुट में वो एज अ फीचर नहीं जाता, तो इस वजह से आपने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये आपने दिया है। उसके बाद स्प्लिट की रेशियो पर आपने बताई हुई थी, लाइक वो 0.30, ठीक है, यानी 30% थी। रैंडम स्टेट्स 1, 0 कराया तो इसने यानी शफल नहीं होगी, और अगर 1 कर देंगे तो क्या होगी, शफलिंग भी होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं उसकी स्केल न्यूमेरिकल फीचर। फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे, 1 हॉट इन कोड के ज़रिए करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं नॉर्मलाइज करने के, तो हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, स्टैंडर्ड स्केलर, जो कि मैक्स माइनस मीन ऑफ इट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा। 1 हॉट इन कोड करने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैक कॉलम ट्रांसफॉर्म फॉर्मर को इस्तेमाल किया है। इंपोर्ट हम कर रहे हैं स्केलर स्टैंडर्ड और 1 हॉट इन कोड की टेक्निक। इसमें क्या किया हमने प्रोसेस, देखें साइकिट-लर्न से प्री प्रोसेसिंग कितनी आसान है। हमने बताया ये क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्म, जिन्हें हमें 1 हॉट इन कोड में कन्वर्ट करना है, जिसमें कैटेगोरिकल डेटा है, एज को करना है, ड्यूरेशन को करना है, कैंपेन को करना है, पी डे है, और क्या है, प्रीवियस। इसको आपने करना है नॉर्मलाइज
कौन से फंक्शन के जरिए? स्टैंडर्ड स्केलर के जरिए। तो पहले आपने न्यूमेरिकल डेटा उसके बारे में बताया, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, फिर उसके बाद आपने कैटेगोरिकल डेटा बताया और उसके ऊपर कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी। इसमें कोई मुश्किल? काम को देखें इसने कितना आसान कर दिया, ये सोचें। वरना आपको पहले जो न्यूमेरिक नंबर्स होते थे उनको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ न्यूमेरिक पे होता है। और जो आपके पास वन हॉट इन कोड होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है, जितनी यूनिक क्लास होती है उनके कॉलम बनाते हैं, जहां पे वो क्लास आती है वहां 1 होता है, बाकी सब में 0 होता है। याद है ये चीज? यस सर, याद है। तो आपको न्यूमेरिक डेटा पे अलग प्री प्रोसेसिंग करना पड़ती है और कैटेगोरिकल डेटा पे अलग करना पड़ती है, ऐसा ही है। तो इसने क्या जी किया, सर। इसने कि ये आपको कह रहा है कि भाई सिंपल मैक कॉलम ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है, उसके अंदर आपके जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनकी लिस्ट दो और उसको बताओ नॉर्मलाइज किस टेक्निक से करना है। आपके पास जो कैटेगोरिकल डेटा है उनके नाम दो और मुझे बताओ कि उन्हें किस टेक्निक से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सर वन हॉट। हम एक बात पूछनी है सर। जी बेटा। सर ये जो न्यूमेरिकल कॉलम है हमारे पास, सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये कॉलम नॉर्मलाइज है और ये नॉर्मलाइज नहीं है? तो सर हम सारी ही देंगे, इसमें नॉर्मल हो या अननॉर्मल हो, उन सारों को अच्छा मैं इसका जवाब आपको या देने की कोशिश कर। सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक? फरीद आपकी आवाज आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा मेरे पास ही हो रही है, सबके साथ अच्छा हुआ है? सर, ठीक है, मैं सवाल आपका समझ गया, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है फरीद। आपका सवाल ठीक है सर। सिंपल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलम्स को हम नॉर्मलाइज करें, ठीक है, सबको कर दें? नहीं, हमारे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं ना, जिनकी रेंज एक दूसरे से, कोई किसी कॉलम की रेंज नंबर में बहुत बड़ी है, किसी कॉलम की रेंज बहुत छोटी है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, उसका मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लिया आता है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देता है कॉलम, न्यूमेरिकल कॉलम्स को। ये बात याद रहे, न्यूमेरिकल कॉलम। दूसरे जिनके अंदर आप टैग्स लिखते हैं ना, लाइक जेंडर, मेल, फीमेल, जॉब लिखी हुई, एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड, वो जो डेटा है ना वो नॉर्मलाइज नहीं होता, उससे हम कहते हैं वन हॉट इन कोड, ठीक है। तो नॉर्मलाइज सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स को करेंगे। तो आपने जाके डेटा में देखना है कि न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है। उसके बाद आपके पास जो कैटेगोरिकल डेटा उनको आप सिलेक्ट करेंगे। जब आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने टेक्निक बता दी, स्पार्स मैट्रिक जिसमें 0 बहुत ज्यादा आते हैं, आपने स्पार्क मैट्रिक को फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने चीजें पास की, तो इसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उसके मुताबिक। आप बहुत बड़ी मेहनत से बच गए। स्प्लिट करना भी कितना आसान हो गया डेटा को, आपके पास एक ही फाइल थी, उससे आपने फौरन स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद आपने उसके जो कॉलम्स वगैरह हैं उसको नॉर्मलाइज वगैरह भी कर लिया, यानी आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो आपका डेटा है वो इस काबिल है जो हम मशीन लर्निंग के मॉडल को दे सकते हैं। तो आगे आप देखें ना, इसने क्या किया है, इसने प्रोसेस जो भी आपने ये बनाया है, ये आया प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस जो भी आपने बनाया, फिट, ट्रांसफॉर्म, और आपका जो एक्स वेरिएबल है, एक्स के अंदर क्या है, वो कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ट्रेनिंग के अंदर एक्स के अंदर वो कॉलम है जिसमें से वाई नहीं है, बाकी सारे के सारे कॉलम्स है ना। तो वो एक्स वाले डेटा इसमें जाएगा और ये इसी के अंदर टेस्टिंग वाले के लिए भी सेम इसी प्रोसेस से गुजरेगा। जब ये निकलेगा तो ये क्या करेगा, इसको सेव करवा देगा, सेपरेटिंग द फ्यूचर एंड लेबल। तो क्योंकि आपने फीचर और लेबल इसमें बता दिया, तो उसको सेपरेट करते हुए सेव करवा देगा इन 3 लोकेशंस के ऊपर। 3 लोकेशन कौन सी हैं आपका, यानी ऑप्शनल एमएल जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। दूसरा आपके पास क्या है, आउटपुट पाथ है, और क्या है आपके पास, ट्रेनिंग था, टेस्ट था, और क्या था, इनपुट था। ये 3 थे ना, 3 फोल्डर जो ऊपर टॉप पे देखें, तो ये 3 फाइलें यहाँ पे, टेस्टिंग लेबल, टेस्टिंग फीचर, ट्रेनिंग लेबल, ट्रेनिंग फीचर्स। इन पाथ के ऊपर डेटा को S3 के बकेट पे सेव करवा देगा। इसमें कोई मुश्किल? अभी आपने डेटा को प्री प्रोसेस किया है ना, अब ये इस काबिल बन चुका है कि आप इसको किसी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को दे सकते हैं।
वेक्टराइज करना पड़ता है ना, हमने ये चीज पढ़ी है, जो भी डेटा होता है उसको क्या करते हैं, वेक्टराइज। तो वेक्टराइज आपने कर दिया, ऐसा ही है जी। पाकिस्तान बिल्कुल सर, ठीक है। आसान है ना अभी तक? यस सर, इजी। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया कि भाई ट्रेनिंग के जो फीचर्स है ना उसको CSV बना के आप क्या कर दो, सेव कर दो। उसका जो हेडर है उसका हेडर निकाल दो, उसके जो इंडेक्स है वो भी निकाल दो। ठीक है, फाइल को ये सेव कर रहा है फीचर्स को। ठीक है, तो वो फीचर्स होंगे खाली, उसको आपने सेव करवा दिया। इसी तरह टेस्ट की जो फीचर्स हैं उनको भी आपने सेव करवा दिया, उनके हेडर वगैरह कुछ भी सेव नहीं हो रहे। इसी तरह ट्रेनिंग के जो लेबल्स होंगे, ठीक है, लेबल्स को आपने सेव करवा दिया, इसमें भी इंडेक्स वगैरह हेडर वगैरह कुछ नहीं है। और टेस्ट के भी, तो इसका मतलब है आपके पास सिंपल नमपाई के एरे की तरह मैट्रिक्सेस इंस्टॉल हो गए, उनका ना कोई इंडेक्स है ना उनके कोई कॉलम के नाम है। अब ये कह रहा है कि साकिट लर्न का जो कोड है ना वो वनीला जैसे आपके हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है, एक अपर लेयर दे रहा है, आप उसको इस्तेमाल करें बैकएंड के ऊपर। वो किस तरह बना है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या है, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, ये चंद कोड से आपने इतना फास्ट काम कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से हम करने वाले हैं अपने SDK, यानी SDK है बूटो 3, उसके जरिए हम कोड चलाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला काम किया है ना मैंने यहाँ तक, ये किसके अंदर हुआ होगा, ये सारा काम कहाँ हुआ दोस्तों जी, कहाँ पे किया ये सारा काम हमने, ये हमने प्री प्रोसेसिंग डॉट py की फाइल के अंदर काम किया था। ठीक है, जो भी इसने अभी चीजें बताई। ओके, जब हमने प्री प्रोसेसिंग कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम जुपिटर नोटबुक के बूटो 3 का इंस्टेंस बनाएंगे, सेशन चलाएंगे, और ये जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बताई है कि अपलोड करना है, वहाँ पे जाके ये काम करना है, प्री प्रोसेसिंग करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये सारे के सारे काम अभी हमने बताएं, ये अभी प्रोसेस नहीं हुए, तो अब इसको प्रोसेस करवाना है। तो प्रोसेस कैसे होंगे, यहां से अब हमारा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से SDK क्या है, बूटो 3 ऐसा ही है ना, या कुछ और है SDK? SDK का जो कोड लिखेंगे, कौन सी लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे हम लिखेंगे, बूटो 3। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ML5 एक्स्ट्रा लार्ज। इससे कम वाला इस्तेमाल करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होगा, तो ये 2 मिनट या 1 मिनट का इंस्टेंस चलेगा। वैसे 25 या 50 घंटे आपके पास हैं फ्री वाले के अंदर, तो आप आराम से इसको चलाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई जब प्रोसेसिंग होगी चलेगी, सिर्फ उतने टाइम के कंटेनर चलेगा, उसके पैसे ही आपसे चार्ज करेंगे, उसके बाद ये मशीन क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो उतना ही जितनी प्रोसेसिंग टाइम 2 मिनट या 3 मिनट का होगा उतने चार्ज आपसे करेगा, क्योंकि अभी आपके पास ट्रायल वर्जन है तो आपके पास तो कुछ भी पैसे नहीं कटेंगे, तो आप बचत में। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलता हूँ क्योंकि हमारे पास 20 मिनट हैं, लेट्स सी कितना हम कवर कर पाते हैं या नहीं। इस एग्जाम्पल को तो हम लाजमी कवर करेंगे, काम बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, सबसे पहले सेज मेकर में गए, sklearn प्री प्रोसेसिंग को हमने यानी प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हुए sklearn यानी साकिट लर्न प्रोसेसर जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक क्लास है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्लास है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसमें हम चीजें बता रहे हैं। हमने कहा sklearn प्रोसेसर जो है इससे हम क्या बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर पे कोड कौन सा चलेगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो फ्रेमवर्क का वर्जन होगा उसका नाम ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेज मेकर डॉट गेट एग्जीक्यूशन रोल, जब आप ये कोड चलाएंगे ना आपके पास कुछ एरर्स आएंगे जिसका सोल्यूशन अभी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके यानी टाइम बहुत ज़ाया होगा, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको अभी दे दूंगा जी। सर ये फ्रेमवर्क का जो वर्जन है हम कहाँ से फाइंड करेंगे? फ्रेम ये तो यूजर डिफाइंड है ना, यूजर डिफाइंड है, हम अपना फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ठीक है, ये sklearn का वर्जन नहीं, हम अपनी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उस फ्रेमवर्क का हम बता रहे हैं कि फ्रेमवर्क का वर्जन हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसके आप पैरामीटर्स में जाके भी देख सकते हैं कि ये है क्या। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, इंस्टेंस मैंने यहाँ चलाया हुआ है ना,
ये आ रहा है ना। अच्छा मुझे चलाना पड़ेगा, मैं इसको चला नहीं रहा वरना इसके फिर कोड वगैरह गायब हो जाएंगे। तो जब आप वो ऊपर वाले सेल चलाएंगे इंपोर्ट करेंगे जब इसकी इंटेलिजेंस आती है, ये चीज़ तो हमें पता है, तो अभी इंटेलिजेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प पढ़ लें। एसक्यूएल प्रोसेसर, इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये फ्रेमवर्क जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं ये यूजर डिफाइंड है या ये पहले से डिफॉल्ट सेट है कि आप उन्हीं की वैल्यू यूज कर सकते हैं। सर ये जो हम इसको चेक कर मशीन लें। यूज कर रहे हैं एक्सेल लार्ज हम जो यूज कर रहे हैं सर, जी M5 X लार्ज यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 0.20.2 ये भी हमें कैसे देखना होगा ना सर कि ये फ्रेमवर्क हम ये तो चले इंस्टेंस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा तो इसको भी देख लेंगे, ये आगे फिर बताएगा, अगर कहीं देखना होगा ना जो चीज़ तो ये उसके बारे में बताएगा, और जो चीज़ नहीं देखनी उसके बारे में भी बताएगा। तो 250 आवर्स हमारे पास ML3 के हैं, एक्स्ट्रा लार्ज वाले के कितने भाई, तो ये है फॉर एक्स्ट्रा लार्ज 25 घंटे, बहुत है यार 25 घंटे। ठीक है, डेटा वगलिंग वगैरह इस काम के लिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे हम आए, वर्जन देख लें फ्रेमवर्क का, स्टैंडर्ड अभी लिखा हुआ है तो आप समझे अभी हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, हम उससे नहीं हट रहे, तो हम वर्जन इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन रोल है, एग्जीक्यूशन रोल वही वाला है जो IAM यूजर से हमने बनाया था ना, वहाँ पे कोई सी भी इंक्रिप्शन टाइप सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो ये इसी तरह आप यानी कोई सेज मेकर एग्जीक्यूशन हमारे पास फुल एक्सेस होता है, उसके लिए एक रोल बनाना पड़ेगा, उस रोल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे IAM यूजर पे जाके। इंस्टेंस की टाइप बता दी, आप अगर कुछ भी नहीं चलेगी मशीन तो ये मशीन को बंद नहीं होने देगा, कम से कम क्या करेगा एक इंस्टेंस, अभी फिल वक्त एक इंस्टेंस बना रहा है। आप चाहें तो डेटा आपको ज़्यादा प्रोसेस करना है तो आप मोर देन वन इंस्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ठीक है, तो वो उसको फिर हैडूप या स्पार्क बैकएंड पे चलाते हुए सारी टास्क को बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, अच्छा अब ये यूजर डिफाइंड पाथ हम बता रहे हैं क्या है इसके अंदर। यूजर डिफाइंड पाथ के अंदर ये सारी चीजें, सबके पहले देखें, हम कह रहे हैं एसक्यूएल प्रोसेसर जो इंस्टेंस बनाया है इसमें जाओ रन करो, हमारा जो कोड है वो इस फाइल में मौजूद है। आपके पास जो इनपुट की रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या, इनपुट डेटा, इनपुट डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आउटपुट डेटा। ठीक है, तो आउटपुट डेटा आपका यहां से आपको मिलेगा, याद है ना इनपुट आउटपुट, वो चार चीजें ऊपर हमने जो बताई हैं, तीन चीजें जी सर सॉरी। हमने बनवाया तो था। इनपुट डेटा यहाँ पे अपलोड हुआ है, वहां से प्रोसेस करने के बाद जो भी आपके पास उसका आंसर आएगा तो कुछ डेटा उठा के वो आउटपुट डेटा में डाल देगा। ठीक है, इस पाथ के अंदर ट्रेनिंग के अंदर, और कुछ पार्ट उठा के टेस्टिंग में डाल देगा। और आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट स्प्लिट जो हम कर रहे हैं वो कितने परसेंट कर रहे हैं, साइकिट लेंथ से हमने बता दिया कितना, 20%, ये ट्रेनिंग डेटा को करेगा। अच्छा अब ये कह रहा है कि भाई प्रोविजंस जो है ना, प्रोविजंस क्या है भाई कि कौन सी मशीन चल रही है, स्ट्रेंथ चल रही है, बंद करना है। तो कह रहा है एज अ जॉब स्टार्ट, जैसे जॉब स्टार्ट होगी सेज मेकर ऑटोमेटिकली प्रोविजन अ मैनेज ML F5X लार्ज इंस्टेंस। ठीक है, पुल्स द एप्रोप्रिएट कंटेनर, तो ये एक पुल करेगा कंटेनर को, एंड रन आर स्क्रिप्ट, उसमें कोड चलेगा कंटेनर में। जैसे ही वंस द जॉब इज कंप्लीट द इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, ये सबसे अच्छी इसकी खासियत है, उतने ही पैसे चार्ज होंगे जितनी प्रोसेसिंग हुई है। एंड वी ओनली पे फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम यूज, ये सारी चीज़ें हमें पता है। जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कोई वहाँ जाके वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं की, उसके ऊपर कंटेनर इंस्टॉल नहीं किया, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन ही नहीं, ये सारे इसने काम कर दिए। जैसे ही मैं ये कोड चलाऊंगा ना तो ये सारी डिटेल हमें देगा। डिटेल क्या देगा कि आपने जो भी रिसीव आर्ग्यूमेंट नेम स्पेस स्प्लिट आपने 20% किया है, आपका जो रीडिंग डेटा है वो यहाँ से हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिव कितने आपके पास सैंपल हैं और नेगेटिव कितने सैंपल्स हैं, रेशियो क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट कर रहा है 20% के ऊपर, ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी शेप चेंज हो गई। देख रहे हैं? पहले सिर्फ कितने कॉलम थे, बताएं कितने कॉलम थे, खाली 41 थे, कितने थे, कम थे ना, 21 या 41 कॉलम्स थे। अब कितने कॉलम्स हो गए, 32,940 रोज हैं और 58 कॉलम्स। क्यों है ये 58 कॉलम्स, क्यों बढ़ा था, कोई बताएगा।
बताएं पाकिस्तानी बच्चों। सर वन हॉर्न एनकोडिंग। वन हॉट इनकोड, बिल्कुल परफेक्ट, यही वजह है। तो वन हॉट इनकोड की वजह से आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोसेस हुआ है और ये इसके लॉग आप क्लाउड वॉच के ऊपर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कोड हमने चलाया है। IM रोल्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये देखें, इसने डाउनलोड किया है, अनजिप किया है, अनजिप करने के बाद वर्जन हमने चेक किया है। ये जो आपका काम है ना कि आपको वो रोल्स बनाना पड़ेगा सेज का एग्जीक्यूशन, तो ये डायरेक्टली यहाँ से खुद बना देगा। तो ये कोड आपके बड़े काम का है, आपके एरर से ना आपकी ज़िंदगी बचा लेगा, वरना पता नहीं आप कितने घंटे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कोड आप चला दिएगा, इससे आपका IM यूज़र जो भी आपके पास सेज मेकर, पहले नॉर्मल कोड चलाइएगा किताब वाला, आपके पास कुछ एरर आएगा, तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए फिर ये काम है। नॉर्मल उसको रीड किया है, ये सारे के सारे वही कॉलम है जो हम देखना चाह रहे हैं, तो देख सकते हैं। वैसे ही हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया, उसकी शेप देख लिए, प्रीफिक्स हमने सेट किए थे, ठीक है, ये इंस्टेंस हमने चलाया था, सेल चल चुका है, तो इसका मतलब है उसने इंस्टेंस बनाया, एक इंस्टेंस उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, उसका जो भी रिजल्ट आया, फिर हमने जैसे ही नेक्स्ट कोड चलाया तो ये मुख्तलिफ जगहों पे डेटा को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो सारी डिटेल जो वहाँ पे दिखा रहा था कि जॉब का नाम क्या है, कब चली है, किसने इनपुट दिया है, कहाँ पे कौन सा डेटा सेव हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन थी ना कि पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, रेशो कितने हैं, कितने % पे तोड़ा है, ये सारी वही चीज़ें जो वहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा रहे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं लास्ट वाला इससे बाद नेक्स्ट में चलाता हूँ एक कोड, ये चलाया है, ये क्लाउड वॉच पे आप लॉग्स देख सकते हैं कि कितनी देर के लिए चला है। अच्छा, ये आपको ना URL दे देगा जहाँ पे आपके फीचर वगैरह एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं, तो ये आपको ना दो चीज़ें देगा। पहला वाला लिंक यहाँ पे आएगा जिसके अंदर आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा, दूसरा वाले में क्या होगा, टेस्ट डेटा, ऐसा ही। जी सर। जी दोस्तों, अच्छा, फिर उस डेटा को मैं क्या चाह रहा हूँ यार, अपनी मशीन के अंदर आउटपुट के नाम का फोल्डर बनाओ, उसमें जाके सेव कर दो। तो शायद मैंने ये काम करवाया था, तो लेट मी चेक। मुझे लग रहा है मैंने प्रैक्टिस वाले में जाके चला दिया है, एक यहाँ है प्रैक्टिस, शायद मैं डाउनलोड नहीं किया था। चैप्टर 2 नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं किया उसको। इस पे हम काम कर रहे हैं। बैंक एडिशनल कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पे, फोल्डर कौन सा बना रहे हैं हम, कॉपी कर रहे हैं इस इंस्टेंस जो भी उसकी टाइप है और करंट पोजीशन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फाइल ट्रेनिंग फीचर्स और दूसरे नाम से बनना चाहिए, ट्रेनिंग फीचर्स, ये आ रही है, यही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली फाइल भी मैंने शायद डाउनलोड की थी लेकिन वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई, जिसका नाम क्या था, ट्रेनिंग लेवल्स। तो वाली फाइल मुझसे शिफ्ट डिलीट हुई है, तो इसलिए मैं भी उसको रिकवर नहीं कर रहा। बाकी उसका वही हेड वगैरह, हेडर को रीड किया है, ठीक है, लेबल्स को रीड किया है, तो ये तो सारे काम आपको आते हैं। अब आपने पूरी प्री प्रोसेसिंग करके डेटा को अपनी सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या करते हैं, विद योर ऑन डेटा हम S3 के ऊपर उसको अपलोड करते हैं, अपने स्क्रिप्ट टाइप करते हैं, ठीक है, जो कि डेटा को लोड करती है, डेटा सेट को उसको प्रोसेस करती है और फीचर्स और लेबल्स को सेव करवा देती है S3 के बकेट्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें या वहीं पे प्रोसेस कर लें। डॉकर कंटेनर चलाते हैं जिसके अंदर इंस्टेंस वगैरह बनता है, उस इंस्टेंस के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होती है, जब वो काम हो जाता है तो वो उसको बंद कर देता है। और अगर आप इसको यानी डॉकर कंटेनर वगैरह को अपने यानी खुद कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं कि उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, लिनक्स पे चले, विंडो पे चले, तो वो वर्चुअल मशीन जो चले कंटेनर की वो क्या हो, उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ECR2 के नाम से एक सर्विस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, तो खैर उस पर अभी हम नहीं चाह रहे, आगे जाके इन फ्यूचर हम इस्तेमाल करेंगे मे बी। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि एक कंटेनर को हम रन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, SageMaker ये सारे काम खुद करता है। ठीक है, तो आप अगर यानी मैनेज करना चाह रहे हैं डॉकर वगैरह की, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें, ECR2 को देख लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब यही सेम काम अभी तो हमने बूटो 3 से किया है ना, ठीक है, बूटो 3 से किया है, या फिर हमने किससे किया है, इसको SDK से किया है। तो हमारे पास स्पार्क एमलिब मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है, इसका पूरा कोड यहाँ पे हुआ हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ से उठा भी सकते हैं। क्लिक नहीं होता, ओपन, पता नहीं कहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कोड है भाई इसका, ठीक है, फुल एग्जांपल बेस्ड ऑन स्पार्क एमएल लिम, यही सारा काम जो हमने नोटबुक के ऊपर किया है, ठीक है, तो हम अब करेंगे कि इसके ऊपर स्पार्क एमएल लिम, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, उसका देखें कुछ कोड यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ये देख रहे हैं, लोकल स्पार्क, तो पाई स्पार्क ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जरिए आप ये काम कर रहे हैं। पाइथन आपको आती है, इसकी यानी एक एक फंक्शन को आप देख लेंगे कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, इसमें भी वही आसानी है भाई, ट्रेंड टेस्ट में किस तरह तोड़ना है, किस तरह आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए हम स्पार्क पाई स्पार्क को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अब वो है क्या क्या। पहली है आपकी EMR यानी इलास्टिक मैप रिड्यूस, इससे हम क्लस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। AWS ग्लू और एंथीना, ये क्या क्या है, इससे क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले इलास्टिक मैप रिड्यूस जो है ये हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैकएंड पे चल रहे होते हैं ना, कि भाई 10 सिस्टम खड़े हों, उनके ऊपर ये काम डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे मिलके एक फाइल को प्रोसेस करें और उसका आंसर जो उसकी समरी मुझे प्रोवाइड करें, और उन सबको मैं सम करके उसको प्रोसेस करके अपने क्लाइंट को दिखा दूं। तो जब बिग डेटा होता है वो हम हैडूप पे, स्पार्क पे, H5 पे, एफलिंक के ऊपर, इनके ऊपर हैंडल करते हैं। तो उसको भी अगर आप करना चाह रहे हैं अपने प्राइवेट क्लाउड पे, वर्चुअल क्लाउड पे, तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, इलास्टिक मैप रिड्यूस को। तो इस सर्विस का सिंपल ये काम है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, सिंपल से हमें पता होना चाहिए कि मैप रिड्यूसर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पार्क वगैरह वो बैकएंड के ऊपर वो चला के इंस्टेंस बना के एक फाइल को बहुत सारे सिस्टम मिलके सॉल्व करते हैं और उसका आंसर कंबाइन करके क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। तो जो काम 10 साल में होगा वो 50 कंप्यूटर मिलके एक दिन में कर देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नामुमकिन सी बात थी, वरना आपको 50 साल या 5 साल इंतज़ार करना पड़ता। पाईस्पार्क एमनिस के डेटा सेट के ऊपर ये काम कर रहा है, तो एमनिस डेटा सेट के ऊपर आप देख लें किस तरह काम कर रहा है, ये आप खुद अब देखेंगे इस एग्जाम्पल को। अच्छा, फिर हमारे पास हम स्पार्क मैजिक के ज़रिए अपनी एक नोटबुक को किस पे चलाएंगे, EMR। EMR क्या है, जी दोस्तों, EMR क्या है सर? सब कनेक्टेड है ना, इलास्टिक मैप रिड्यूसर। क्या काम करता है ये, जी कोई बताएगा, EMR क्या काम करता है? जो हम बिग डेटा है सर, जी, तो यानी उसको प्रोसेस करने के एक लिए इसको मशीन, यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिग डेटा मुझे ट्रेनिंग करवानी है, वो ट्रेनिंग हो रही है लाइक 10 दिन में, तो मैंने 5 कंप्यूटर की जगह 10 कंप्यूटर लगा दिए, तो 10 दिन का काम एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप EMR के ज़रिए इसकी सर्विस से वो कंटेनर वगैरह बहुत सारे सिस्टम पे क्विक चला के उसको प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। अपने पर्सनल क्लस्टर के ऊपर भी आप चला सकते हैं जो कि आपके प्राइवेट हैं, तो आप यहाँ से जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं कि EMR किस तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ और
प्रोसेसिंग डेटा विद स्पार्क हमने किया है, ट्रेनिंग मॉडल विद अमेजोन सेजमेकर पे हमने किया है। इसी तरह पे हमारे पास क्या है, AWS ग्लू, ये ETL सर्विसेज होती है, उनको चलाता है। ETL सर्विसेज क्या है उनके बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि ETL सर्विस क्या होती है, ठीक है। और अगर किसी को पता है तो वो और थोड़ा सा रिसर्च करें और फिर हमें नेक्स्ट क्लास में कोई वॉलंटियर अगर है तो वो ETL सर्विस को डिफाइन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या काम करता है, ये है ग्लू डेटा कैटलॉग। ये क्या करता है, क्रॉलिंग फैच डेटा फ्रॉम दी रिसोर्सेज। यहाँ पे किसकी चीज़ आ रही होगी, इसको क्विक पढ़ लेते हैं ना। ये ETL सर्विस को करता है, ग्लू कैन इजिली क्लीन योर डेटा, डेटा क्लिनजिंग के लिए होता है, ठीक है। एनरिच इट, कन्वर्ट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड सो ऑन। ग्लू इज नॉट अ प्रोसेसिंग सर्विस, ये सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं है। इट्स आल्सो इंक्लूड अ मीटा डेटा रेपोजिटरी, तो डेटा अबाउट डेटा भी आप इसके बारे में रख सकते हैं, जिसको आप मुख्तलिफ रिसोर्स के लिए, कैटलॉग के लिए कि भाई कौन सा डेटा कहाँ पे रखा हुआ, कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, तो डेटा अबाउट डेटा भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो मीटर डेटा वगैरह के बारे में ये डिटेल वगैरह रखता है। क्लोरर सर्विस टू अटैच डेटा फ्रॉम दिस रिसोर्सेज, स्केड्यूल, हैंडल, जॉब वगैरह को देखता है, इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो ये ऑन प्रोमिसेस यानी जो भी आपके क्लाउड सर्वर्स वगैरह है उनके ऊपर ये चला सकते हैं, ठीक है। आपके डेटा वगैरह से रेलिवेंट कौन सा डेटा कहाँ रखा है, मीटर डेटा कहाँ रखा है। इसी तरह आप SQL वगैरह के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास है अमेजोन एथीना, और ये डेटा एनालिटिक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। S3 के बकेट्स में ही सारा आपका डेटा रखा जाता है, तो ये बकेट्स वगैरह बना के चीज़ें रखता है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम समरी करते हैं कि हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा है। सबसे पहले सेजमेकर ग्राउंड ट्रूथ की हमने सर्विस पढ़ी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, हाईली एक्यूरेट आपका जो लेबलिंग का काम है ना वो करवा सकते हैं। फिर हमने वर्क फ्लो देखा है कि आप किस तरह लेबलिंग करते हैं, ठीक है। आपने इमेज को भी देखा, लेबल करने का तरीका, आपने टैक्स को भी देखा। बाकी चैप्टर 5 के अंदर कंप्यूटर विजन के ऊपर हम बहुत डीपली काम करेंगे, प्री ट्रेन मॉडल के ऊपर, और इसी तरह हाउ टू यूज इमेज डेटा सेट लेबल विद ग्राउंड ट्रूथ हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग करना हमने पढ़ा। हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम अपने वर्कलोड को, क्विक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग वगैरह करवाने के लिए। क्योंकि आप देखें फीचर इंजीनियरिंग कितना मुश्किल तरीन काम था, नॉर्मलाइज करना, उसके बाद वन हॉट इन कोड में कन्वर्ट करना, वैलिडेशन में तोड़ना, टेस्ट में तोड़ना, मुख्तलिफ जहाँ पे डेटा सेव करवाना, वो सारा काम बहुत आसानी से आपने कर दिया। फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा 3 सर्विसेज के बारे में देखा है, EMR जो कि इलास्टिक मैप रिड्यूसर है, ठीक है, ग्लू है जो कि मेटा डेटा वगैरह से वैल्यूमेंट डिटेल भी लगता है, और एथीना जो कि SQL वगैरह की सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी एनालिटिक्स वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग मॉडल, ऑटो पायलट की तरफ हम जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उससे डायरेक्टली हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने प्री प्रोसेसिंग तक पढ़ा है, इसके अलावा ये नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है, चैप्टर 3 के अंदर हम ML की जो ऑटो ML यानी पाइपलाइन है, ऑटो पायलट जिसे कहते हैं, वो कैसे चलाते हैं वो सीखेंगे। ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल कैसे होते हैं, कंप्यूटर विजन क्या है, NLP के ऊपर काम। अच्छा, ये सारे ना कोड आपने किए हुए, तो यहाँ पे हरगिज ये ना समझिएगा कि हम कोड समझ रहे हैं, हमें उस कोड को किस तरह एग्जीक्यूट करना है सेज मेकर फीचर के जरिए। हमारी को कोई इख्तिलाफ हो या कोई सवाल हो, इख्तिलाफ ना भी हो, कोई क्वेश्चन हो। जी पाकिस्तानी बच्चों, सर आवाज नहीं है। अच्छा, मैंने सिंपल ये कहा है कि नेक्स्ट यानी जो हम करने वाले हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है इस क्वार्टर की वो ये है कि हम कोड करना नहीं सीख रहे, हम कोड को समझना नहीं सीख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अमेज़ॉन सेज मेकर की जो सर्विसेज हैं, हमें जो भी NLP वगैरह, कंप्यूटर विजन वगैरह आती है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे।
ना कि एक एक कोड। जैसे कि अभी आज कोड के ऊपर हमने यानी एक एक कोड को डिस्कस किया है, तो कोड के ऊपर इतनी डिस्कशन जो इम्पोर्टेंट होगी देख लेंगे, लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ कोड सीखेंगे, हम फीचर्स को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। सही है ना? इसमें किसी का कोई एतराज़? मतलब हम टूल्स यूज करेंगे सर। हाँ, तो बेसिकली सेजमेकर टूल है ना, हम उसको इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अब देखें ना, इसके अंदर देखें फीचर इंजीनियरिंग कितनी आसान हो गई, डेटा स्प्लिटिंग वगैरह कितनी आसान हो गई, लेबलिंग करवाना कितना आसान हो गया। तो ये सारे काम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल। चलें, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारी छठी क्लास थी। जी सर, छठी है। ठीक है, अभी 2 चैप्टर कवर हुए हैं, तो इसका मतलब है हमें बहुत फास्ट स्केल में चलना पड़ेगा आगे के लिए। तो 14 क्लासेस टोटल हमारे पास हैं, लेकिन खैर आपको पता है एक्सटेंड तो हम क्वेश्चन करेंगे। है अपार्ट फ्रॉम टास्क। जी जी बिल्कुल। सर ये न्यू एडमिशंस PIAIC के कब ओपन होंगे? बहुत अरसे से नहीं हो रहे। अभी तो देखें रिजल्ट तो हमने अनाउंस कर दिया ना, Q4 वाले यानी जो Q1 वाले थे, Q1 नहीं सॉरी बैच 1 वाले, उनका रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तो बहुत जल्द आप सुनेंगे, मे भी कुछ वीक्स में। ठीक है, उसमें ये AI और 5G दोनों ऑफर होंगे, ये सिर्फ ये AI होगी? हमारे 4 वो है ना, इस लास्ट टाइम भी हमने 5G को नहीं किया था ना, तो अभी 5G तो नहीं है, तो हो सकता है करते हैं। डॉक्टर नुमान 5G को लीड करेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह सर ताला ये क्वार्टर मुलाकात होगी। कंप्लीट, तो मैं सर ये क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद हम जी जी 5G में एडमिशन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप तो इसके साथ साथ भी कर सकते थे, हमने कब मना किया है? ठीक है, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? एनरोल हो सकते हैं सर। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुख्तलिफ कोर्स में एनरोल हैं एट अ टाइम। ये तो आपको मैनेज करना होगा ना, कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, चलें फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पे। जी सर काइंडली फिर अगर ये एडमिशन हो जाते हैं तो सर फिर जो हम जैसे कुछ स्टूडेंट का जो जेन्युइन इशू जा रहा है तो सर उसको भी फिर आप एडॉप्ट कर ले तो खबर है जो पहले से मैंने आपको की है। एक टेंस होती है ना सर कि दरमियान कंसंट्रेट नहीं करता बंदा, फोकस नहीं कर रहा कि फिर प्रोजेक्ट भी है इसी पे जब लास्ट जो क्वार्टर है 4 में, तो इंशाल्लाह वो भी करना है। ये है कि कंसंट्रेट बन जाएगी, बहुत अच्छा है। ये देखिए, हमारी पूरी एक पाइपलाइन है। आप लोग का ही जो बैच पास होगा उसमें से भी हमारे साथ टीम के अंदर लोग शामिल होंगे, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होंगे। तो सर्जिया ने एक सिस्टम बनाया है, तो इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है सर, ये बैच कंप्लीट होने के बाद फिर हम प्रोजेक्ट में एनरोल होंगे या कि उससे पहले? उससे पहले भी कुछ, चलिए इसको देखेंगे ना, इसको बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्लासेस में बात करते हैं। ठीक है सर बस वो मेरा वाले इशू पे थोड़ा सा और कल सर वो एक रिक्वेस्ट किया था आपको, दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे ना रिमाइंडर डाल दो कि क्या तुम्हारी वो है, मुझे जहन से लिटरली निकला। जी जी जी, तो मुझे राइट सर। ठीक चलो, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और प्रैक्टिस लाजमी करें, चैप्टर 2 का एक एक कोड प्रैक्टिस लाजमी करें, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे सर्वाइव करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इस कोड को चला लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।